विराज अवनी के प्यार के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह उसकी गलतियों की सज़ा दिए बिना उसको अपने करीब नहीं आने दे रही थी। आखिर अवनी पूरे घर में विराज के बच्चे को अपने कलेजे से चिपकाए फिर रही थी, जबकि विराज और अवनी की अभी तक कोई मिलन नहीं हुई थी। क्या विराज ने दूसरी शादी की थी? ऐसा क्या राज था जो किसी से शेयर करना नहीं चाहती थी, और उसकी सज़ा वह अपने आप को और विराज को देना चाहती थी? ये लव स्टोरी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। चलिए सुनाते हैं अवनी और विराज की आप बीती प्रेम कहानी। अवनी, उठ जाओ यार, कितना सोना है। सारे मेहमान नीचे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, भूलो मत आज शादी है तुम्हारी। रिया ने उसे चौथी बार आकर जगाया तो वो मुंह बनाती उठी। यार भाभी, मैंने कहा था मेरी शादी रख लो आज के दिन। कल ही पेपर से फ्री हुई और आज शादी कर लूँ। अवनी मुंह बनाती उठी थी, जबकि आंखों में नींद की भाव अभी भी झलक रही थी। ये बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें पहले नहीं पता था कि आज तुम्हारी शादी है। रिया ने उसका बिस्तर तय करते हुए धीरे से बोला। यार भाभी, मुझे सोना है। वह फिर से लेटने के लिए पैर फैलाने लगी। बिल्कुल नहीं अवनी, मम्मी जी ने गुस्सा करना है। उन्होंने साफ कहा है कि तुम्हें लेकर नीचे जाऊं। रिया ने उसे वापस उठाकर बिठाया। मैंने नहीं करनी कोई शादी वादी। आप जाकर बोल दो सुनील को वह किसी और से शादी कर ले। मुझे नींद आई है। वह मुंह बनाती अवनी ऐसे जुबान से नहीं बोला करते। शायद कुछ टाइम भगवान ने सुनने के लिए भी रखे होते हैं। अभी वह अंदर बातें कर ही रही थी कि अचानक बाहर से शोर की आवाज़ पर वह दोनों चौंकी थी। सुनील की आवाज़ पर भागती हुई बाहर निकली। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सुनील के हाथ में विराज के गिरेबान थे, जबकि वह होंठ भींचे माथे पर बल डाले सुनील को देख रहा था। उस वक्त पूरे बंगले में एक भूचाल सा आया हुआ था। छोड़ो सुनील, उससे पीछे हटो। प्रकाश साहब ने अपने बेटे सुनील को विराज से पीछे हटाया। आप मुझे पीछे हटा रहे हैं? और इसे देखो, ये लड़का शादी करके आ गया है। उसे शर्म नहीं आई? मेरी बहन उसके इंतज़ार में बैठी है और ये किसी और से शादी करके आ गया। सुनील की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, जबकि उसके शब्द सुनते ही अवनी पर तो पहाड़ ही गिर पड़ा था। बड़ी बेयकीनी से विराज को देखा। वह ऐसा कैसे कर सकता था? अवनी से शादी के लिए वह खुद भी तैयार था, फिर वो ऐसे उसे चीट कर सकता था? अवनी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। हाँ, ये शादी मैंने अपने आप के लिए अपनी मर्जी से की है, और ना ही मैं किसी से शर्मिंदा हूँ, और ना ही मैं किसी को कोई सफाई देने के लिए तैयार हूँ। शादी किया है, कोई पाप नहीं किया। विराज भी इतनी ही सख्ती और ठंडे शब्दों से बोला कि सभी ने हैरान होते हुए उसे देखा। रवीश ने अपने बेटे को एक दुखी निगाह से देखा। जी तो चाहता है कि थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर दूं, लेकिन जब बेटा बाप की कदर करना भूल जाए तो बाप को ही अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए। मुझे माफ़ कर दो प्रकाश जी, आज मैं अपनी औलाद की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। रवीश ने अपने जिगरी दोस्त के आगे हाथ जोड़ दिए। प्रकाश साहब ने अपना मुंह फेर लिया। अपने दोस्त को इस तरह तकलीफ और दुख में नहीं देख सकते थे। सुनील ने जो किया वह गलत था। उसने दो हंसते बसते घर में आग लगाकर रख दी थी। मैं उसे जान से मार दूंगा। सुनील फिर से गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन प्रकाश ने रोक लिया। तुम्हें मेरी कसम सुनील, मेरी कसम, जो तुमने विराज पर हाथ भी उठाया तो। प्रकाश ने फिर से सुनील को रोक दिया, जबकि सभी उस वक्त चुप्पी साधे उस मंजर को देख रहे थे। शादी में भी दोनों घरों में मेहमान लबालब भरे हुए थे। कुछ मेहमान जो दूसरे शहर से आए थे, अब वह भी सर झुकाए अफसोस कर रहे थे। विराज के पास खड़ी वह लड़की दुल्हन बनी उस वक्त अपनी डरी सहमी नज़रों से सबको देख रही थी। उसकी बिल्ली सी आंखें थी, जिन आंखों में खोकर विराज उसे ब्याह लाया था। विराज को कल तक अवनी की आंखें भी बिल्ली जैसी लगती थी। दोनों के बीच हमेशा दोस्ती वाला रिश्ता था, क्योंकि इनके पिता आपस में दोस्त थे। दोनों का बिजनेस एक साथ था। दोनों ने अपना बंगला भी एक साथ खरीदा था। दोनों एक साथ रहा करते थे, और आज ये सब हो रहा था, जबकि कल शादी थी और विराज आज दूसरी लड़की से शादी कर लाया था। घर में सभी परेशान थे। अगर यह शादी आज नहीं हुई, वह भी विराज की मर्जी से, और कल तक तो विराज भी अवनी से मोहब्बत करता था और अपनी इच्छा से आज पीछे हटा था। वह किसी और लड़की को ब्याह कर घर ले आया था। ये उसकी इंसल्ट नहीं तो और क्या थी। अवनी के दिल में नफरत का उबाल उठा था। ये क्या किया तुमने विराज? रिया ने भाई की तरफ देखते हुए दुख से पूछा। मैंने कहा ना, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हैं सब के सब? तो हम लोग क्या करें? क्या गलती थी अवनी की जो उसे शादी का झांसा देकर तुम किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए हो? पत्नी है मेरी, शादी करके लाया हूँ। इज्जत से बात करो। उस लड़की के लिए सुनील गुस्से से बात काटते बोला। इज्जत? कौन सी इज्जत?
जो आज सबके सामने हमारी खाक में मिला दी है। रवीश भी अपनी बेटी की साइड लेते हुए बोले। एक तरफ बेटे विराज की शादी अवनी से कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी बेटी रिया की शादी 1 साल पहले ही सुनील के साथ ब्याह दी गई थी। अब विराज के इस व्यवहार से रिया का घर भी खतरे में पड़ गया था। उन्हें तो दोहरी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। मेरे एक शादी करने से आपकी इज्जत खाक में नहीं मिल जाती, इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। आओ तुम मेरे साथ सीमा। विराज अपने नई नवेली दुल्हन का हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। 1 मिनट, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर एक फैसला मेरा भी सुन लो। सुनील के सख्त शब्दों में रिया का दिल डूब गया था। जरूर अब उसे सज़ा मिलने वाली थी। सुनील ने अपने होंठ भींचते हुए विराज को देखा। भरी महफिल में आज तुमने मेरी बहन को बेइज्जत किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये सब जाने दूंगा? सुनील की बात का मतलब यहाँ मौजूद सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे थे। विराज इससे पहले कि वह कोई सख्त बात करता, सुनील की माँ ने बेटे को आवाज़ देकर बुलाया। अपने शब्दों को बीच में ही छोड़कर अपने माँ के तरफ पलटा। कोई भी गलत बात मुँह से मत निकालना, वरना अनर्थ हो जाएगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुनील अपने माँ की बात सुनकर गहरी सांस भरते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए पास पड़ी टेबल को झटके से ठोकर मारते हुए बाहर निकलता चला गया। अवनी और रिया बुरी तरह घबराई हुई थी। विराज पर सुनील का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। विराज सीमा का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि एक गलत निगाह भी अवनी के ऊपर नहीं डाली। सब कुछ पल में ख़त्म हो गया था। अवनी अपने कमरे की तरफ भागी। रिया ने दुख से उसे जाते हुए देखा। एक शिकायत भरी निगाह अपने बाप पर डाली, जो बेबसी की मूरत बने वहीं बैठा रह गया था। पापा आप ठीक हैं? रिया को अपने बाप की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे रूम में ले जाओ बेटा। रवीश को थामे रूम में ले गई, जबकि सुनील की माँ अपने पति के पास ही बैठी रह गई। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि विराज ने अवनी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था और शादी वाले दिन ही वह किसी और से शादी करके उस लड़की को घर ले आया था। इस मामले को अच्छे और सही तरीके से संभालना विराज का काम है। मैं नहीं चाहता इस सब का असर रिया और सुनील की ज़िंदगी पर पड़े। बाकी विराज से आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं। प्रकाश जी ने इस वक्त बात को संभालते हुए सुनील की माँ से बात की। सुनील की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों भी अपने कमरे में चले गए। आंगन में बहुत गहरा सन्नाटा था। सीमा आगे बढ़ती बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आज आपके घर वाले आपके खिलाफ हो गए हैं। सुनील ने सीमा को चुप करवाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। विराज को जैसे खुद पर बड़ा यकीन था कि वो ये सब ठीक कर देगा, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था जितना वह समझ रहा था। और ये वक्त ने साबित करना था कि ये सब ठीक करता है या और ज़्यादा ख़राब कर देगा। रात के आखिरी पहर सुनील घर में दाखिल हुआ था। सारा दिन वह घर के बाहर था। जानता था अगर वह घर जाएगा तो ज़रूर विराज के साथ झगड़ा हो जाएगा और ऐसे में उसके माँ बाप ये सब सहन ना कर पाते। विराज को हमेशा वे अपना जिगरी दोस्त ही समझता था। कभी कोई ये नहीं कह सकता था ये दोनों अलग परिवार के अलग अलग लड़के हैं। सब उनको भाई ही समझते थे, बल्कि कभी कभी तो लोग कहते थे ये सगे भाई की तरह रहते हैं। उनके प्यार मोहब्बत को किसी की नज़र लग गई थी। वह बहुत गुस्से में आता हुआ अंदर दाखिल हुआ। रूम में सोफे पर ढह सा गया था। पूरा बंगला उस वक्त सन्नाटों के लपेट में था। वह सोफे के पास अपनी बाहें फैलाए आंखें मूंद गया था। रिया जो अपनी सास और ससुर के पास बैठी, कब से उनकी हिम्मत बढ़ाती, फिर किचन में आकर बैठी रही। किसी ने कुछ भी न खाया न पिया। जो खाना बाहर से इंतज़ाम करवाया गया था वह तो सुनील ने अनाथ आश्रम में भिजवा दिया था। सबको शादी कैंसिल होने की खबर मिल गई थी। ऐसे में सुनील ने घर में कदम रखा। रिया थक हार कर किचन में सिमटी अपने रूम की तरफ जा रही थी। खटके की आवाज़ पर चौंकती हुई ड्राइंग रूम की तरफ आई। सुनील को यूं थका मंदा देखकर रिया का दिल दुख सा गया था। धीरे से आंसू पोंछते उसके पास जाकर बैठी और उसके घुटने पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाना चाहा तो सुनील ने अपनी आंखें खोलकर एक नज़र गर्दन घुमाकर रिया को देखा। जितना दुख था उसकी आंखों में कि रिया की पलकें झपक गई। वह सीधा होकर बैठा, रिया का हाथ झटक दिया। रिया के दिल में सख्त दर्द उठा। वह अपना सर दोनों हाथों में गिराए आंखें मीच कर रह गई। रिया के पास कहने को कुछ नहीं था। शायद वे जो बहुत हिम्मत करके उसके पास आकर बैठी थी, उसके यूं हाथ झटकने पर वह हिम्मत भी हार गई। आंसू पोंछती वह चुप से उठ गई, जबकि सुनील के दिमाग में अभी भी धमाके ही हो रहे थे। एक नज़र उसकी विराज के कमरे की तरफ उठ रही थी, जो अभी बंद था।
मुंह पलटकर नज़रें अपनी बहन के कमरे की तरफ उठी। उस वक्त रात के 12 से 1 बज रहे थे। वह अवनी से मिलना चाहता था, उसे अपने भाई होने का एहसास देना चाहता था, लेकिन ये वक्त अच्छा नहीं था। वह चुप से उठता, अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रिया बाथरूम से निकलती उसे अपने कमरे में आता देखकर खटकी थी, लेकिन फिर नज़रें झुकाए बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वह जानती थी कि विराज के किए की कुछ न कुछ सज़ा उसे भी तो मिलनी थी, और वह सज़ा शायद सुनील उसे खुद से दूर रखकर देने वाला था। सुनील शावर लेने बाथरूम में चला गया। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। तकिए पर सर रखे रिया की आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगी थी। उसे अवनी के लिए बहुत दुख हो रहा था। विराज अवनी से मोहब्बत करता था, खुद उससे शादी की इच्छा कर रहा था, फिर कैसे वह किसी और लड़की को ब्याह कर घर ले आया था? बिना बताए अचानक कैसे ये सब कर सकता था? सबके सरों पर बम फोड़ दिया था। कुछ तो ऐसा था जो छुपा रहा था, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही थी। रिया के दिमाग में दर्द की टीसें उठ रही थी। वे शर्माते उठ बैठी। सुनील कैसे सहेंगे ये सब? विराज, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी मासूम सी अवनी को तुमने कितना दुख दिया। आज चाहे तुम सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगते रहो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह हिचकियों से रोती विराज के बारे में बड़बड़ा रही थी। किस बात का मातम मना रही हो? सुनील को उसकी ऐसी हालत को देखकर गुस्सा दिला गई थी। रिया ने अपने आंसू पोंछते सुनील की तरफ अपना मुंह किया, अपनी लाल आंखों से देखा। सुनील ने अपने होंठ भींजते माथे पर बल डाले, मुंह फेर लिया। मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। जो तुम्हारे भाई ने किया उसके बाद तुम्हारा कोई भी आंसू, कोई भी बात ये साबित नहीं कर सकता कि विराज को कोई माफ़ करेगा। मेरा बस चले तो तुम्हारे भाई को मैं जान से मार दूँ। सुनील बहुत दर्द में छटपटाता हुआ बोला। रिया का दिल बुरी तरह से दुख गया था। वह अपने आंसू पोंछती दराज से सर दर्द की मेडिसिन ढूंढने लगी। उसके सर का दर्द बहुत तेज बढ़ता जा रहा था। जब भी वह टेंशन लेती थी तो उसके सर में बहुत दर्द होता था। क्यों शोर कर रही हो? सुनील, जो सोने के लिए लेटा था, उसे बार बार दराज खोल बंद करते देखकर चिढ़ा था। उसकी दहाड़ पर रिया बुरी तरह से सहम कर पीछे हुई थी। बेड के किनारे से जा लगी। आवाज़ ना आए अब तुम्हारी। वह अपना सर हाथ में थामे लालटेन ऑफ करता करवट बदल गया। रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखे अपने हिचकियों का गला घोंटा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन मेडिसिन नहीं मिल रही थी उसे, और ऐसे दर्द में सोना तो दूर की बात थी, सुकून से बैठ भी नहीं रही थी। गहरी सांस भरती वह उठी और बालकनी में चली गई। गहरी सांस भरते हुए वहीं खड़ी ताज़ा हवा में सांस भरने लगी थी। आंसू फिर से लड़ियों की तरह मुंह पर बहने लगे थे। विराज, तुम्हारी एक गलती हम सब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। वह सर हिलाती रेलिंग पर हाथ रखे उसे अब सब कुछ समेटना था जो उसके भाई ने एक पल में सब कुछ बिखेर दिया था। सुबह आंख खुली तो अवनी को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। वह गहरी सांस भरती उठकर बाहर आई तो घर में एक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई मौत हो गई हो। अवनी का दिल फट सा गया था। वह ना चाहते हुए नज़रें ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा ठहरी थी। विराज के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। वह लड़की जो कल उसके साथ दुल्हन बनकर खड़ी थी ना, न जाने क्यों अवनी को लग रहा था वह उसे पहले भी कहीं देख चुकी थी, लेकिन कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। रिया मुंह हाथ धोते किचन की तरफ जा रही थी तो अवनी ने उसके सूजे चेहरे की तरफ देखते ना में सिर हिलाया। जरूर भाई ने उनके साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा। ये मर्द जात भी ना, जब एक दूसरे से बदला नहीं ले सकते तो औरतों का सहारा लेते हैं। अवनी ये सोच अपने दिमाग में ला रही थी। अरे अवनी, तुम जाग गई? रिया ने उसे देखते उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया। रिया के चेहरे पर नरम मुस्कान थी। तबीयत ठीक है? रिया ने उसके तपते हुए हाथ को छूते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, भाई किधर है? अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी ना आई। कल तक जो चहकती थी रिया, उसके नखरे उठाती थी, आज इतनी चुप चुप क्यों हो गई थी? अवनी का दिल कर रहा था कि वह तो सुबह सुबह ही कहीं चली जाए। रिया का चेहरा भी बहुत गम में था। वह दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। दोनों ही खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। प्रकाश साहब और उनकी पत्नी को नाश्ते के लिए रिया खुद ही बुलाने गई थी, जबकि रवीश को नाश्ते के लिए बुलाने अवनी गई थी। बेटा, मैं तो तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता। रवीश की आंखें फिर से भीगने लगी थी। आपको किसने कहा माफ़ी मांगने के लिए? आप मेरे बड़े हैं, ऐसा सोचिएगा भी मत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर हम वॉक पर भी जाएंगे, रोज़ की तरह, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो रवीश उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखते उसके साथ बाहर आ गए। प्रकाश अपने दोस्त को आज बहुत बूढ़ा सा महसूस कर रहे थे, जैसे एक ही दिन में बेटे ने उनके कंधों पर बोझ लाद दिया हो, उन्हें बूढ़ा कर दिया हो।
अवनी रवीश से प्यार लेती वहीं बैठ गई। अवनी के चेहरे की मुस्कान को देखकर रिया ने सुख का सांस लिया और सबको नाश्ता करवाने लगी। इतने में विराज सीमा को लिए नीचे आता दिखाई दिया। वह उसे लिए डाइनिंग टेबल पर आया तो अवनी के चेहरे का हाव भाव बिगड़ गया। विराज ने सबको प्रणाम करते रिया से बात की। विराज, ये नाश्ता हम सब के लिए बना है। आप अपने लिए और अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए नाश्ता खुद बना लो। किचन का रास्ता उस तरफ है, रिया ने साफ शब्दों में गुस्से से कहते हुए मुंह फेर लिया। विराज का हाथ प्लेट की तरफ जाते हुए रुक गए थे। अच्छा हुआ बता दिया, अब 2 वक्त की रोटी भी हमें नहीं मिलेगी। विराज दुख से कहते हुए मुंह बनाते उठा। विराज वापस बैठो। प्रकाश ने उसको उठते देखा तो टोक दिया। उनके टोकने पर सबने हैरानी से उन्हें देखा। रिया बेटा, खाने से किसी दुश्मन का हाथ भी नहीं रोकते और विराज इस घर का मेंबर है और आइंदा मैं ऐसा करते ना देखूं तुम्हें। उन्होंने रिया को हल्का सा डांट डपट दिया। नाश्ता सबको परोसो रिया। सुनील की मां ने रिया को वहीं खड़े देखा तो टोक दिया। वह मजबूरन विराज और उसकी पत्नी सीमा को भी नाश्ता परोसने लगी। अवनी गुस्से से टेबल से उठकर खड़ी हुई। अवनी बेटा, नाश्ता करके जाओ। प्रकाश ने अवनी को यूं टेबल छोड़ते देखा तो उसे भी टोका। उस पल को सुनील ने देखा तो बुरी तरह से अपने होंठ भींचते हुए गुस्सा कर गया था। उसकी पत्नी रिया अपने भाई और उसकी नई नवेली दुल्हन को नाश्ता परोस रही थी। रिया, तुम इतनी आवभगत क्यों कर रही हो? सुनील गुस्से से भड़क गया। रिया के हाथ से चाय का कप छूट गया था। उसने सुनील को आते देखा। चाय छलक कर उसके हाथ पर गिरी थी। दीदी, ध्यान से। विराज बहुत बेचैन हो उठा था और रिया का हाथ थामा, जबकि अवनी भी रिया की तरफ लपकी थी। भाभी, ज़्यादा तो नहीं जली? रिया अपना हाथ थामे सुनील को देख रही थी, जबकि उसके दाएं बाएं विराज और अवनी खड़े थे। सुनील अपना होंठ भींचता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। भाभी, मैं दवाई लगा दूं? अवनी रिया को लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। विराज ने अपने पापा को आवाज़ लगानी चाहिए। उन्होंने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। कल ही तुम्हारा बाप मर गया, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे बाप ना कहना। वह सख्त अंदाज में कहते वहाँ से उठकर चले गए, जबकि सीमा सर झुकाए अपने आंसू पोंछती उस घर के सब लोगों को देखने लगी जो उसके आने से सब बिखर गए थे। मैं तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी विराज। सीमा आंखों में आंसू लिए बोली। विराज ने अपने होंठ भींचते हुए, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। सीमा, किसी से कुछ भी कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं। विराज को भी अब ऐसी समस्याओं पर गुस्सा आने लगा था। ये सब उसके अपने थे, लेकिन सिर्फ कहने को अपने थे। अगर सच में अपने होते तो क्या उसकी तकलीफ को समझ ना सकते? वह सर झटका कमरे से बाहर निकल गया। अचानक से अवनी सामने आ गई तो दोनों की एक जोरदार टक्कर हुई। अवनी ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े खुद को गिरने से बचाया था, जबकि विराज ने उसे बिल्कुल भी सहारा नहीं दिया, ना ही उसे छुआ। अवनी ने झट से उसकी शर्ट को छोड़े और खुद को गिरने दिया, लेकिन इस बार विराज ने उसकी कमर में हाथ डाले, उसे गिरने से पहले थाम लिया और उसे वापस उसके कदमों पर खड़ा कर दिया। दोनों की नज़रों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा, लेकिन दोनों के होंठ बिल्कुल चुप थे। वह जा चुका था, लेकिन अवनी को सख्त गुस्सा दिला गया था। शायद अब सारी जिंदगी यूं ही कटनी थी। अवनी सर झटकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हाथ कैसा है अब? 2 दिन के बाद सुनील को रिया का जख्म याद आया, जो चाय से जल गया था। रिया ने मुंह फेर कर हैरानी से उसे देखा, जैसे यकीन ना कर पा रही हो। सुनील ने पूछा, क्या सच में ज़्यादा जल गया था क्या? उसके करीब बैठता फिक्रमंदी से उसका हाथ देखते हुए पूछ रहा था। ठीक हूँ। अब रिया ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया तो सुनील ने दोबारा रिया का हाथ थाम लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। विराज ने जो किया उसके बाद मैं कैसे खुद को संभालता? सुनील ने धीरे से कहा। सही कह रही हो तुम, सारी गलती मेरी थी। वह सर झुकाए शिकायत की नज़रों से बोली। शायद समस्याएं ही कुछ ऐसी पैदा हो गई है जिसमें हम सब पिस रहे थे। सुनील अपनी जगह से उठता बाथरूम की तरफ चला गया। जब रिया ने कहा, खाना लाऊं आपके लिए, सारी नाराज़गी अपनी जगह थी, लेकिन वे अच्छी पत्नी की तरह उसके खाने पीने का ख्याल जरूर रख रही थी। नहीं, भूख नहीं है, इतना कहता वह बाथरूम में चला गया था। नहाकर बाहर आया तो कमरे में लाइट ऑफ थी। साइड लैंप की रोशनी में वह देख सकता था कि रिया सोने के लिए लेट चुकी थी। वह अपना बाल सूखा करता अपनी जगह पर आकर बेड से टेक लगाकर बैठता, मोबाइल चलाने लगा, लेकिन सर दर्द से फटने लगा तो वो मोबाइल एक तरफ रखता सोने के लिए लेट गया। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपनी पत्नी रिया की चाहत हो रही थी, जो जज्बात थे, मनपसंद की पत्नी थी। कब तक गुस्से में दूर रहता? उसकी चाहत का नशा सर चढ़कर बोलने लगा था। धीरे से उसके पास होता, उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके गर्दन पर अपने दहकते होंठ रख गया था।
रिया कुछ नींद में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुनील यूं उसके पास आ जाएगा। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़का था। वह बहुत नरमी से उसको चूम रहा था। रिया के दिल एक पल में बहुत गहराई से धड़कती जा रही थी, लेकिन उसने सुनील का हाथ नहीं झटका था। वह झटक नहीं सकती थी। वह जानती थी पत्नी की मोहब्बत पति का हक है। उसको अपनी तरफ घुमाता, उसके गले से दुपट्टा उतार कर एक तरफ करता, उसको अपने सीने से चिपका चुका था। रिया भी अब बेकाबू हो रही थी। रिया ने अपने धड़कते दिल को बहुत मुश्किल से संभाला था। वह बहुत नरमी से उस पर बरस रही थी। अपनी शर्ट के बटन खोला। वह रिया की शर्ट बाजू से बाहर निकाल गया था और सारी रात वे दोनों मोहब्बत की सवारी करते रहे। अपनी मोहब्बत में डूबे रिया की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। कितने दिनों के बाद उसे इतने नज़दीक आते हुए देखा था। उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया था। रिया की आंखों से आंसू टूटकर तकिए में गिर रहे थे और सुनील के सर पर तो इसका जुनून था। वह एक पल में सारे गुस्से को भूल गया था और अपनी पत्नी की चाहत में रिया को सांस तक नहीं लेने दे रहा था। अभी वह प्यार की सवारी में मगन था। वह रिया के साथ धीरे धीरे दो जिस्म और एक जान होने लगा था। उसके कंधे पर नाखून चुभोते उसे होश दिलाया। जान क्या हुआ? जरा सा अपनी गर्दन तिरछी करते पूछा। वह उस वक्त बिल्कुल अपने प्यार में खोया हुआ था। रात भर प्यार में डूबे उसे अपने प्यार का एहसास दिलाता रहा। रिया को थका चुका था। सुबह जब सुनील ने आंखें खोली तो रिया भी उसे देखकर मचल रही थी। वह सुनील की बाहों में थी, जबकि सुनील गहरी नींद में लेटा तकिए में सर दिए सो रहा था। रिया का जी चाहा उसे जगा दे, लेकिन फिर उसके नींद का ख्याल आते ही चुप से दबे पांव उठती हुई बाथरूम में चली गई। नहाकर निकली तो सुनील भी जाग चुका था, लेकिन आंखें मूंदे बेड के साथ टेक लगाए बैठा था। आप जाग गए? रिया ने मुस्कुराते हुए उसे बुलाया तो वह एक पल को आंखें खोलकर उसे देखा। अगले पल फिर से आंखें मीच गया। रिया के होठों से मुस्कुराहट पल में गायब हुआ था। उसे सुनील के चेहरे पर फिर से वही गुस्सा और मलाल दिखाई देने लगा, जैसे रात भर उनके बीच कुछ हुआ ना हो। वह गहरी सांस भरती अपनी नम आंखों को साफ करने लगी। सुनील बहुत चुप्पी से उठा, बाथरूम में गया और नहाने लगा। रिया को ये लगा रात जो कुछ हुआ वह मोहब्बत नहीं थी। सुनील को मेरे जिस्म की भूख थी और वह अपनी भूख को अच्छी तरह मिटा चुका है। अपने आंसू गिराते हुए अपने बालों में जोर जोर से कंघी करने लगी। न जाने कितने बाल कंघी में टूटकर उसे तकलीफ पहुंचा रहे थे। ये क्या बदतमीजी है रिया, जाहिलों की तरह कंघी कर रही हो। वह बाहर निकलते उसे अपने बालों के साथ उलझा देखकर भड़का था। छोड़िए मुझे। वह अपना हाथ गुस्से से छुड़ाती फिर से जोर जोर से कंघी करने लगी। पागल हो गई हो क्या? सारे बाल टूट रहे हैं, थप्पड़ खाओगे क्या? सुनील ने गुस्सा करते हुए कहा। तो उठा लीजिए हाथ, मिल जाएगा आपको ठंडक। शायद ऐसे ही आपके अंदर की आग ठंडी हो। वह अपने गालों पर आए आंसू को बड़ी बेदर्दी से रगड़ती अपने गाल लाल कर गई थी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वह अब की बार धीमे शब्दों में बोला था। हाथ छोड़ो मेरा। आपको जो चाहिए था वो मिल गया है ना? अब ये नाटक मत करो। रिया के शब्द ने सुनील के दिमाग को पल में घुमा दिया था। क्या बकवास कर रही हो? दोबारा मत बोलना। वह उसके बालों को सख्ती से जकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करता गर्दन झटक दिया था। सुनील मेरे बाल। बाल खींचने से उसको दर्द की एक लहर उठी थी। मेरी मोहब्बत चाहत तुम्हें हवस लगती है? तुम्हें लगता है सिर्फ इस वजह से तुम्हारे पास आता हूँ? तो ठीक है, नहीं आऊँगा आज के बाद तुम्हारे पास, समझी? वह गुस्से से उसके बालों को छोड़ता अपना मोबाइल और पर्स और घड़ी उठाता कलाई में पहनने लगा था, जबकि वह सर दर्द की वजह से वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। सुनील पलटकर वापस आया। उसे यूं नीचे बैठा देखकर उसकी तरफ लपका। उठो रिया, अपनी आंखें खोलो। वह उसका चेहरा थपथपाने लगा। ये जानता था उसके सर में दर्द रहता है, फिर भी उसे तकलीफ दे जाता था। उसे बिस्तर पर बिठाते उसके होठों से पानी का गिलास लगाया। तुम ठीक तो हो ना? उसका सर धीरे धीरे दबाता हुआ उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। सुनील ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे तो उसे अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। वक्त इसी तरह बीतने लगा था। सबने सीमा को घर की बहू स्वीकार कर लिया था। उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अवनी ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वह भूल गई थी कि उसका कभी विराज के साथ शादी भी होने वाला था। वह अपनी लाइफ में मगन खुश रहती थी। सीमा प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो वहीं रिया भी प्रेग्नेंट थी। अवनी रिया का बहुत ख्याल रखती थी, उसे काम भी नहीं करने देती थी। सीमा को अचानक पेट का दर्द जागा तो उसके पास कोई भी नहीं था। वह दर्द से बेहाल हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत ना हो रही थी
कि वह किसी को आवाज़ देती। वह बड़ी मुश्किल से उठी, बाहर आई। दर्द सहते सहते उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह दर्द से तड़प रही थी। नीचे उतरने की कोशिश की, उस पर वहीं बुरी तरह से लड़खड़ा गई। अवनी ने उसे जल्दी गिरने से बचा लिया। तुम ठीक तो हो? अवनी की परेशान आवाज़ पर सीमा ने अपनी आंखें खोली। मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज़। वह रो रही थी। मम्मी, पापा, भाभी, वह सभी को बुलाने लगी। सीमा की बिगड़ती हालत देखकर उसके खुद के हाथ पैर फूलने लगे थे। सुनील की माँ और अवनी ने मिलकर सीमा को गाड़ी में बिठाया। मैं भी साथ चलती हूँ, रिया ने परेशानी से कहा। नहीं, तुम्हारी अपनी हालत ठीक नहीं है, तुम घर पर रुको, विराज से बात करो, हम सीमा को अस्पताल लेकर जाते हैं। विराज की माँ ड्राइवर अवनी के साथ सीमा को अस्पताल ले गए। सीमा का ट्रीटमेंट चल रहा था। आप में से अवनी कौन है? अचानक डॉक्टर की बात पर अवनी, विराज की माँ चौंकी। आपको पेशेंट अंदर बुला रही है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, प्लीज़ उनके हस्बैंड को कॉल करिए। डॉक्टर की परेशान आवाज़ पर विराज की माँ के हाथ पैर कांपने लगे थे। अवनी अंदर आई तो सीमा का ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अवनी को इंजेक्शन के ड्रिप भी लगी हुई थी। उसके दर्द में थोड़ा आराम था, तभी अवनी को बुलाया था और जो कुछ उसने कहा, अवनी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वे बाहर आई तो विराज और सुनील भी पहुंच चुके थे। अवनी ने विराज की तरफ अजीब निगाहों से देखा। वह अवनी के नज़रों का मतलब ना समझ सका। देखिए, माँ और बच्चा दोनों की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। हम कोशिश करेंगे दोनों को बचा सके, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर, आप माँ को बचाइए। विराज की बात पर डॉक्टर चुप से पलट गए। इस सारे वक्त में अवनी की नज़रों की तपिश विराज अपने ऊपर बहुत महसूस कर रहा था। 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बेटे की पैदा होने की खबर सुनाई, जबकि सीमा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। सभी की आंखों में गम के आंसू थे। विराज वहीं ढह सा गया। उसे यकीन नहीं आया कि अचानक इतनी जल्दी से सब बदल जाएगा। सुनील ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे बिना बोले तसल्ली दी, क्योंकि कहने को आज भी उसके पास कुछ नहीं था। सीमा की डेथ को आज 1 हफ्ता होने को चला था, जबकि उसके बेटे को अवनी ही संभाल रही थी। सीमा का इस दुनिया में कोई नहीं था। विराज ने उसे सहारा दिया था। आज घर में सीमा के आत्मा की शांति के लिए पाठ रखा गया था। बेटा, रुद्र को देखना, क्यों इतना रोए जा रहा है? विराज की माँ ने रुद्र को अवनी की गोद में दिया तो उसे लिए विराज के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसको दूध बनाकर पिलाने लगी। सारी चीज़ें उसके कमरे में ही मौजूद थी। दूध बनाकर उसके होंठों से लगाया तो विराज सावर लेता उसी पल बाहर निकला था। अवनी एकदम से घबराकर उठ खड़ी हुई। सिर्फ ट्राउजर पहने हुए था, जबकि तौलिया गले में डाले हुए बाल पोंछता बाहर निकला। तुम यहाँ? वह थोड़ा माथे पर बल डाले बोला, मुझे नहीं पता था आप रूम में हैं, वरना मैं यहाँ नहीं आती। अवनी ने बिल्कुल सपाट अंदाज में जवाब देते हुए नज़रें फेर ली। क्यों, मेरे जिस्म से नफ़रत है तुम्हें? न जाने क्यों, लेकिन विराज को उसकी बात बहुत बुरी लगी और चुप सी हो गई। नहीं, नफ़रत के लिए पहले मोहब्बत होना भी तो ज़रूरी होता है, और हमारे बीच ऐसा कोई संबंध नहीं। हम नफ़रत करें या फिर प्यार। अवनी ने जानबूझकर अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। पल भर को दोनों की नज़रों का आमना सामना हुआ। अगले ही पल अवनी रुद्र को सीने से लगाए बाहर निकल गई, जबकि विराज सर झटकता अपने बाल सुखाने लगा। क्या हुआ, इतना चुप क्यों हो? सुनील आजकल रिया को बहुत चुप देखकर उसके पास बैठते हुए पूछने लगा। उसकी डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी था। घर में उस वक्त रुद्र की किलकारियाँ गूंज रही थी। वह नन्हा कृष्णा सबको प्यारा हो गया था, सिवाय सुनील के। उसके बच्चे को लेकर लापरवाही किसी से भी छुपी नहीं थी। सुनील रुद्र जब पैदा हुआ तो वह बिल्कुल 9 महीने का बच्चा था और बहुत प्यारा था, और विराज की शादी को अभी 5 महीने हुए थे। रिया उलझी हुई थी कि सीमा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी क्या? सुनील उसकी बातों को सुनकर चौंका था। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, ये शायद पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तभी विराज को इससे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। लेकिन समस्या ये है, उस रात मरने से पहले सीमा ने अवनी से ऐसी कौन सी बात बताई थी कि अवनी उसके बच्चे को अपने सीने से लगाए फिरती है? ऐसा कौन सा राज है रिया? ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा राज था और क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? मुझे साफ साफ बताओ ना। वह बेड से टेक लगाते उसे अपनी गोद में बिठा गया। उसका भारी भरकम शरीर सुनील को बुरी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। उसके पेट को छूते हुए उस पर अपने होंठ रख देता था। उसकी सांसें बिखर गई। सुनील, आप मेरी बात नहीं सुन रहे? वह मुंह बनाते बोली। सुन रहा हूँ यार, अपने बच्चे से तो प्यार करने दो, वो मिस कर रहा है मुझे। सुनील दीवाना होकर उसके पेट पर अपने होठों से पप्पियों की बौछार कर दी। वह गुदगुदी महसूस करती खिलखिलाती हंसती चली गई।
मत करो ना सुनील, मेरी सांस फूल रही है। वह सुनील का सर अपनी तरफ करती गहरी सांस भरते बोली। सुनील ने उसके नरम मुलायम गुलाबी गालों को अपनी पकड़ में लिया और उस पर अपने प्यार का बौछार करने लगा। आपको तो इस हाल में भी चैन नहीं है। अपना सर सुनील के सीने पर गिराते उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया था। एक बार तुम मेरे चैंपियन को आने दो दुनिया में, फिर बताऊंगा तुमसे अपने दिन रात की हिसाब जरूर लूँगा। अभी तो बच्चे का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी इतना मन हो रहा है तुम्हारे अंदर समाने का। वह अपने सीने से लगाए उसे प्यार से माथे पर किस कर रहा था। रिया अपनी आंखें मूंद गई। रिया के होंठों पर भरपूर मुस्कान ने छुआ था। इधर अवनी शादी के लिए शर्त रखकर विराज को परेशान कर दिया था। आखिरकार ये शर्त क्यों ज़रूरी है? घर में एक बार फिर से विराज और अवनी की शादी की बात चल रही थी। दोनों दोस्तों की ये दिल की इच्छा थी अवनी और विराज की शादी कर दी जाए। अवनी ने रुद्र को बिल्कुल माँ की तरह संभाल रखा था और यही सब देखते अवनी से शादी के बारे में पूछा तो उसने शादी के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिस पर विराज का पारा हाई हुआ। यही मेरी शर्त है, शादी करना है तो मेरी शर्त माननी होगी, आगे आपकी मर्जी। अवनी ने मुंह बनाते हुए रुद्र को अपने सीने से लगा लिया। रुद्र 3 महीने का हो गया था और अवनी ने बिना किसी एहसान के उसे अपने साथ अपने कमरे में रख लिया था। कोई नहीं जानता था उसके दिल में ऐसा क्या है कि वह सीमा के बेटे को माँ बनकर पाल रही थी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं। विराज का गुस्से से बुरा हाल था। आपकी मर्जी, उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं। अवनी ने तीखे अंदाज में जवाब दिया था। वह गहरा सांस भरकर रह गया था। बिल्कुल ठीक सजा दी अवनी ने विराज को। फिर घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई और अवनी अपनी शर्त के हिसाब से अपने कमरे में ही थी। उसने सिर्फ शादी करने के लिए हाँ की थी, विदाई के लिए नहीं मानी थी, जिस पर विराज गुस्सा कर गया था। पर वह चुप थी। हाँ, उसे गुस्सा सबसे ज़्यादा इस बात का था कि अवनी की शर्त काफ़ी सख्त थी। वह अभी रुद्र को सुलाकर उठी। उसकी कमर में अब दर्द सा हो रहा था। वह अपनी कमर को सीधा करती, दुपट्टा एक तरफ रखती, गर्दन को दाएं बाएं कर रही थी कि उसी पल विराज रूम में दाखिल हुआ। उसे बिना दरवाज़ा नॉक किए रूम में आता देखकर वह बुरी तरह से गुस्सा हुई। विराज जो सख्त गुस्से में था, लेकिन सामने अवनी अपनी खूबसूरत पत्नी को इस हाल में देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह गायब हुआ था। इतनी खूबसूरत अवनी उसे जालीदार नाइटी में देखकर अपने आप बेकाबू होता हुआ महसूस कर रहा था। आपको दरवाजे को नॉक करके आना चाहिए था। अवनी ने माथे पर बल डाले अपना दुपट्टा ठीक करते विराज को घूरा था। तुम ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम पर हक रख सकता हूँ। वह उससे अपनी बात करता उसकी तरफ बढ़ चुका था। आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने एक शर्त रखी थी इस शादी की। अवनी ने अपने धड़कते दिल को संभालते साफ साफ अंदाज में विराज को देखते कहा। जानता हूँ और मान भी चुका हूँ। विराज ने उसके कमर में हाथ डालते उसे अपने सीने से लगाया। उसकी नाजुक और नरम धड़कनें विराज के सीने से जा टकराई। अवनी एकदम से छटपटाई और कहा, मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर हो जाओ मुझसे। अवनी ने खुद को उसके पकड़ से छुड़वाना चाहा। पास आने की शर्त नहीं रखी थी तुमने? विराज गंभीर शब्दों में बोला। उसकी धड़कनों में चेहरा छुपाने लगा। क्या कर रहे हैं आप? विराज, छोड़ो मुझे। अवनी को गुस्सा आने लगा था। शादी के बाद छोड़ा नहीं जाता। वह उसके साथ मस्ती करने लगा था। उसके हरकतों से अवनी का होश उड़ गया था। अब गुस्से से अवनी का हाथ उठा था और विराज के गाल पर 5 उंगलियों का निशान छोड़ गया था। बदले में विराज का हाथ भी उठा था, पर अवनी ने डरकर अपनी आंखें मींच ली थी। विराज ने अपना हाथ हवा में रोक लिया था। उसने खुद के उभरते गुस्से पर कैसे काबू पाया ये वही जानता था। 2 साल का टाइम मांगा है ना तुमने, तो वादा करता हूँ 2 साल तक तुम्हें उंगली से भी नहीं छूऊंगा। लेकिन जैसे ही रुद्र को 2 साल होगा उसके अगले दिन का इंतज़ार नहीं करूँगा। बिना किसी लिहाज के तुम्हारी आत्मा में समा जाऊँगा। तुम्हारी धड़कनों को धड़कते हुए अपना बनाऊंगा और उस दिन तुम क्या, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, समझी तुम? वह उसे बाजू से पकड़ते झकझोर कर बोला था और अगले ही पल वह कमरे से बाहर निकल गया। अवनी अपने आंसू पोंछते हुए बैठ गई और अपना हाथ देखने लगी। उसे खुद पर बड़ा अफसोस हुआ था। उसका इरादा नहीं था विराज पर हाथ उठाने का, लेकिन वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसका हाथ उठ गया था। हाँ, वह सज़ा दे रही थी विराज को 2 साल की। जिस तरह उसने उसे सज़ा दी थी 1 साल तक सच छुपाकर। अब बारी अवनी की थी। रिया की डिलीवरी के समय सुनील शहर से बाहर गया हुआ था। अस्पताल में प्रकाश अंकल ही थे। रुद्र को विराज के माँ के पास छोड़ गई थी। वह बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने बहुत गंभीर कंडीशन बताई थी। 6 महीने पहले वाली ही सिचुएशन फिर से अवनी को याद आने लगा।
जब शिवा जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। रिया के लिए वे रोकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी विराज तेज कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ, उसी के तरफ आ रहा था। अवनी का दिल जोर से दुखा था, बस उसे विराज के सीने में समाने का दिल चाह रहा था। वह खुद से लड़खड़ा गई थी। विराज उसे अब चाहिए था, हर हाल में चाहिए था। विराज जैसे ही उसके पास आया, वह एकदम से उसके सीने से जा लगी। विराज वही बिल्कुल चुप खड़ा हो गया। उसे यकीन नहीं आया कि अवनी यूं खुद आगे बढ़ते उसको गले से लगा सकती है। विराज ने उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन वे और ज़्यादा उसके साथ जोर से चिपक गई। उसका रोना विराज को तकलीफ दे रहा था। उसे साथ लगाए हुए बेंच पर बैठा था, जबकि वह उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच कर बस हिचकियों से रो रही थी। अवनी संभालो खुद को, विराज ने धीरे से उसे कहते हुए खुद को फिर से छुड़वाना चाहा। अवनी खुद पर काबू पाते पीछे हटी थी, अपने आंसू पोंछने लगी। आई एम सॉरी। अवनी बेकाबू होने पर शर्मिंदा हुई थी। विराज जो अब चुप ही था। कुछ ही देर में डॉक्टर ने एक छोटा सा बच्चा उनकी गोद में दिया। वे सब खिल उठे। रिया भी अब ठीक थी। सभी ने भगवान का धन्यवाद किया था। मुश्किल टाइम टल गया था। रिया को घर लाया गया था। सुनील अपना बच्चा देखकर बहुत खुश था। रिया के माथे पर अपना होंठ रखते हुए धन्यवाद कर रहा था। घर में खुशियाँ छाई हुई थी। विराज ने पूरे घर को संभाल लिया था। अवनी भी उसके साथ लगी घर सजा रही थी। रुद्र और विराज के आने पर पूरा घर खुशियों से भर गया था। रिया को स्पेशल ट्रीट दी जा रही थी। एक छोटी सी घर में पार्टी रखी गई थी। अवनी ने अपने हाथों से रिया के लिए केक बुक किया था। सबने शाम को मिलकर पार्टी को खूब एंजॉय किया था। विराज लेट आया था, इसलिए वह इस पार्टी का हिस्सा नहीं बन सका था। उन दिनों ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। थका हारा वह घर आया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वह किचन में खड़ा फ्रिज खोला, अपने खाने के लिए कुछ निकाल रहा था कि अवनी के हाथ का बना केक उसकी नज़र के सामने आया। उसका जी चाहा कि अपनी पत्नी के हाथ का केक चखे, लेकिन फिर दिल पर पत्थर रखकर वह दूसरा बॉक्स खोला। उसमें चेक करने लगा, जिसमें वेज बिरयानी देखते हुए अब एक बॉल में गर्म कर रहा था। साथ मोबाइल पर अपनी इमेज चेक कर रहा था कि उसका ध्यान माइक्रोवेव से हट गया। अवनी ने जल्दी माइक्रोवेव बंद कर दिया। वह भी वहाँ पर आ गई थी। विराज भी मोबाइल में बुरी तरह बिजी था। वह अफसोस करता ना में सिर हिलाते वेज बिरयानी प्लेट में निकालने लगी। विराज गहरी सांस लेता पलटा तो अवनी वेज बिरयानी की प्लेट हाथ में उठाए उसकी तरफ आता देखकर उसे आश्चर्य हुआ था। फिर चुप से वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा वेज बिरयानी खाने लगा, जबकि अवनी को पूरा नज़रअंदाज करते हुए वह मोबाइल में बिजी था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। अवनी पानी का गिलास भरते उसके पास टेबल पर रख रही थी। विराज किसी लड़की से बात कर रहा था। मैंने फ़ाइल चेक कर ली है, आप उन्हें मैनेजर को फॉरवर्ड कर दो। विराज फ़ोन पर उस लड़की से बात करने में बिजी था। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैंने फ़ाइल देख ली है। वह जिससे बात कर रहा था शायद वह लड़की थी। अवनी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसने अपने चेहरे से जाहिर ना होने दिया। पानी का गिलास होंठों से लगाते अब वह कॉल काट कर रख चुका था और टेबल से उठ गया। उसने मुश्किल से 2-3 चम्मच पूरे खाए होंगे। विराज, आपने खाना ख़त्म नहीं किया। अवनी ने उसे उठते देखकर टोका था। वह चाय बनाती उसके तरफ ध्यान देती हुई बोली थी, बस इतनी ही भूख थी। वह गंभीरता से कहते हुए कदम किचन से बाहर ले जाने लगा। विराज, अवनी ने फिर से बोला तो वह उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। नाराज़ हैं मुझसे? धीमे शब्दों में पूछा। नहीं, उसने सिर्फ एक शब्दों में जवाब दिया। अवनी कहने लगी, मुझे तो आपका अंदाज़ा बता रहा है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। अवनी ने उसका रास्ता रोका तो वह अपने होठों को दबाता हुआ माथे पर बल डाले बोला, आप बोल क्यों नहीं रहे? अवनी जज कर रही थी। अभी बोलने के लिए 1 साल और 6 महीने बाकी है। जाने दो मुझे, उसके बाद बात करूंगा। विराज ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया था और उसके दोनों गालों को छूते हुए वह अपने कमरे की तरफ जा चुका था। लेकिन आज अवनी को एहसास हो रहा था कि उसने गुस्से में ऐसी शर्त रखी कि विराज को तकलीफ दे गई है, पर अब वह खुद अपनी शर्त से बुरी तरह पछता रही थी। वह उसे सज़ा देने के साथ साथ खुद को भी सज़ा दे रही थी। अब सिवाय इंतज़ार के और कुछ नहीं कर सकती थी। आज रुद्र की पहली सालगिरह थी, जिसे अवनी बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी, पर विराज शहर से बाहर था। उसने बहुत इंतज़ार किया, उसे कॉल भी की, लेकिन उसने नहीं उठाया। वह रात काफ़ी देर तक बैठी उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। अवनी, बच्चे का केक कट कर लो, शायद विराज को ज़रूरी काम हो इसलिए नहीं आ पाया हो। सुनील ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मोहब्बत से कहा, नहीं भाई, रुद्र उसका बेटा है, उसे याद रखना चाहिए था। क्या उसे एहसास नहीं कि उसकी फैमिली भी है?
सिर्फ बिजनेस ही सब कुछ होता है क्या? एहसास, जज्बात कुछ मायने नहीं रखते क्या? वह दुखी अंदाज से बोली। तभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास पाते हुए पलटी। विराज अपने पूरे आन बान शान से खड़ा उसे ही देख रहा था। वह ब्राउन 3 पीस सूट में था, जबकि अवनी ने पिंक कलर की बारीक साड़ी पहन रखा था और उसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। रुद्र भागता हुआ विराज के सीने से जा लगा तो विराज ने झुककर अपने गोद में भर लिया। अवनी ने मुंह फेरते अपने आंसू पोंछते रुद्र ने अवनी और विराज के साथ मिलकर केक कट किया। सबसे ढेरों गिफ्ट मिले। सुनील का बेटा विराट रुद्र से 6 महीने छोटा था, लेकिन रुद्र उसको बहुत प्यार करता था। खेल कूद करता रुद्र अवनी की बाहों में सो गया। रिया ने ही सब कुछ समेटा था। अवनी की तबीयत सुबह से ही कुछ खराब दिखाई दे रही थी। उसे रिया ने कमरे में भेज दिया। सुनील और रिया हंसी मजाक करने लगे। सब कुछ मिलकर समेट रहे थे। अवनी रुद्र को लिए रूम में आ गई। अभी थोड़ी देर ही हुए थे कि उसको एकदम से चक्कर आने लगे। वह बुरी तरह से गिरते पड़ते वापस उठी। इतनी देर में विराज शॉपिंग बैग लिए अंदर दाखिल हुआ। इस बार भी बिना दरवाज़ा नॉक किए ही अंदर आया था। वह कुछ सामान लाया था। रुद्र और अवनी के लिए कुछ शॉपिंग की थी उसने, लेकिन देने का टाइम ना मिला तो अब उसके कमरे में छोड़ने आया था। सामने अवनी को सोफे पर टहते देखा। वह परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा था। अवनी, तुम ठीक हो ना? उसके माथे पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछ रहा था। उसे हल्का बुखार लग रहा था। विराज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। विराज को अपने पास देखती बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती बोलने की कोशिश कर रही थी। उठो, बिस्तर पर आओ। उसे सहारा देते वह बिस्तर पर लाया था और उसे बुखार की मेडिसिन दी। रेस्ट करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। विराज ने उसके माथे पर हाथ रखकर सहलाया था। उसके हाथों का दबाव अपने माथे पर महसूस करते अवनी के रंगों में एक सुकून सा उतरा था। वह उठकर जाने लगा कि अवनी ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ मत जाइए। वह नींद में उसका हाथ थामे बड़बड़ा रही थी। यहीं हूँ, नहीं जा रहा। वह धीरे धीरे उसका सर दबाने लगा। वह खुद बहुत थका हुआ था, लेकिन अवनी की तकलीफ़ उसे अपने दिल पर महसूस हो रही थी। वह छोटी सी लड़की हिम्मत नहीं हारती थी। आज भी टूट रही थी और विराज उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता था। कितने पल वहीं उसके पास बैठे वह उसका चेहरा देखते बिता चुका था। वह जानता था अवनी को अब उसके प्यार की तलब हो रही है। वह उसका साथ चाहती थी, लेकिन विराज अब उसकी बात पूरी होने तक उसके पास नहीं आना चाहता था। वह उसे समझाना चाहता था कि जो शर्त उसने रखी उस पर वह मर्द होकर भी उसको स्वीकार कर चुका है। वह अपनी रखी गई शर्त पर खुद पछता रही थी। उसको अब पूरा नींद में देखकर उठा था। रुद्र के माथे पर होंठ रखते नज़र अवनी के माथे पर जा ठहरी थी। आगे बढ़कर दिल की आवाज़ पर फिर से मुड़ा और उसने अवनी के माथे पर भी अपना होंठ रखा और उन दोनों पर अपना प्यार लुटाता हुआ वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वक्त पर लगाकर उड़ रहे थे और अब वह दिन आ गया था जब अवनी उसकी होने वाली थी। अब अवनी शर्म से विराज से छुपती फिर रही थी। रुद्र 2 साल का हो गया था। वह अभी अपनी विदाई के लिए राजी नहीं थी, जिस पर विराज फिलहाल बिल्कुल चुप था। अवनी को उस पर गुस्सा था क्योंकि उसने शर्त पूरी की। वह चाहता तो उसकी शर्त को ख़त्म कर सकता था, उसे मना कर सकता था, उसकी वजह पूछ सकता था, लेकिन विराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो अवनी कहती थी वह तुरंत मान लेता था। अवनी को जरा भी मनाने की कोशिश नहीं की थी। ऊपर से शादी के बाद पूरे 2 साल इंतज़ार किया, खुद भी तड़पा और अवनी को भी तड़पाया। बेटा, जैसे कि तुम्हारी इच्छा थी कि रुद्र को 2 साल का होने पर तुम्हारी विदाई हो, तो रुद्र तो भगवान की कृपा से 2 साल का हो गया है। अब विदाई में देर नहीं करनी चाहिए। रवीश अंकल ने अपनी बहू के सर पर प्यार भरा हाथ रखते प्यार से अपने दोस्त प्रकाश से पूछा। प्रकाश जी ने तुरंत अपनी बेटी अवनी से बात की। पापा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसे समझ नहीं आया कैसे उन्हें भी टाले, क्योंकि अब विराज की मोहब्बत का सोचकर उसके दिल को कुछ होने लगा था। प्रकाश साहब ने उसे बड़ी प्यार से समझाया। वह समझ तो गई थी, लेकिन अपने दिल का क्या करती, जो अब अजीब से डर में पड़ा हुआ था। और 1 हफ्ता बीत गया था। अवनी के तरह से पूरी चुप्पी महसूस करते अब विराज के सब्र का दामन छूट चुका था। रुद्र 2 साल का हो गया, इसलिए आज से तुम मेरे कमरे में सोओगी। वह जो किचन में खड़ी रुद्र के लिए दूध गर्म कर रही थी, अचानक अपने कान के पास विराज की बातें सुनते बुरी तरह से अपने दिल को थामे उसे देखने लगी, जो बहुत प्यार से अपनी पत्नी को कहकर जा चुका था। ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कौन सा तरीका है विदाई लेने का? धूमधाम से मुझे विदाई करवाएंगे, तब तुम्हारे जीवन में शामिल होंगी। वह दिल ही दिल में पक्का तय करके बैठी थी
अपने कमरे की तरफ मुंह मोड़ गई थी। रुद्र को सीने से लगाए वह दूध पिला रही थी कि विराज एकदम से दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। अवनी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचला था। खुद चलोगी या मैं उठाकर ले जाऊं? विराज का अंदाज़ा अब खुमारी वाला हो गया था। उसके आंखों में इश्क का समुंदर इस कदर उमड़ा था कि वह उसके लहर में अपने आप को कभी सुरक्षित नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करे और मेरे जिस्म के लिए वो तड़पे। और आज वह दिन आ गया था तो वह अपने आप को बेकाबू होता हुआ महसूस कर रही थी। ऐसे नहीं जाऊंगी, आप पहले मुझे लेने आओगे। अवनी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, तो जो मुंह में आया बोल दिया था। वह जो रुद्र को बिस्तर पर लिटा रही थी, विराज ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अपने कमरे के तरफ कदम बढ़ाए अवनी मुंह देखती रह गई। उसके अंदर भी विराज के इश्क का सैलाब उमड़ रहा था। कुछ देर के बाद ही अवनी को गोद में उठाते अपने कमरे में आया। अवनी को अपनी बाहों में भरता, नीचे उतारो, क्या कर रहे हो? वो बुरी तरह से बौखला गई। आज की रात कुछ नहीं सुनूंगा अवनी मैं। उसे अपनी बाहों में भरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता, दरवाज़ा पांव से बंद करता उसे अपने बिस्तर पर पटक चुका था। विराज में हड़बड़ाकर पीछे बेड के किनारे से जा लगी, जबकि विराज आज अवनी की शर्त को भी पूरा कर चुका था। आज अवनी को उसे बचाने वाला कोई नहीं था और वे 2 साल का भूखा शेर अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अवनी के पास बेड पर जाकर उसे अपनी बाहों में भर गया और अवनी से कहने लगा, अवनी बस करो, मैं वैसे ही तुम्हारे लिए पिछले कई सालों से तड़प रहा हूँ और आज मुझे अपने अंदर समाने दो और 2 दरियाओं के मिलन में खलल मत डालो। आज एक होने दो। 2 जिस्म को। और अवनी को बुरी तरह से चूमता उसे बेकाबू कर रहा था। अवनी तो खुद 2 साल से भरी बैठी थी। उसे विराज को पाकर खुद होश नहीं था। अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए विराज पर बरस चुकी थी। उन दोनों के बीच अब एक हवा का झोंका भी नहीं गुजर सकता था। सर्दी के मौसम में भी वे दोनों पसीने में नहा गए। अवनी के जिस्म की खुशबू ने विराज को मदहोश कर दिया और उस मदहोशी में डूबे सारी रात वे इसकी समंदर में गोते पर गोते खाते रहे। यूं ही करते सुबह हो गई, लेकिन अवनी के दिल में जो सवाल था उसे बहुत बुरी तरह से बेचैन कर रहा था। फिर उसने अपने आप पर काबू न कर पाई। विराज से सवाल पूछ ही लिया, जब सीमा तुम्हारी पत्नी नहीं थी तो तुम्हें घर वालों से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? विराज के सर पर एकदम जैसे किसी ने बम फोड़ा हो। ये तुम कैसे कह सकती हो कि सीमा मेरी पत्नी नहीं थी? क्योंकि सीमा मरने से पहले अपनी असलियत मुझे बता चुकी थी। और तुमने आखिर ये सब घर वालों से क्यों छुपाया और मुझे तुमने इतने दर्द दिए? मैंने ये दर्द 6 महीने कैसे बिताए थे ये मैं ही जानती हूँ। तब विराज ने जो बात बताई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सीमा उसके दोस्त की पत्नी थी और सीमा ने विनय के साथ लव मैरिज की थी। सीमा अपने परिवार वालों को छोड़कर विनय के साथ रह रही थी। विनय के परिवार वाले सीमा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, तभी विनय और सीमा अलग रह रहे थे। विनय अपने परिवार का इकलौता लड़का था और उसके प्रॉपर्टी उसके पापा ने उसके नाम की थी। पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। विनय को बुलाकर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी विनय के आने वाले बच्चे के नाम कर दिया था। लेकिन ये बात विनय और सीमा जानते थे। उनके फैमिली में किसी को ये बात पता नहीं थी। 6 महीने के बाद एक कार एक्सीडेंट में विनय की भी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि तुम मेरी पत्नी को मेरे घर वालों से बचाओगे और उसे और उसके बच्चे को हक दिलवाओगे और मेरे बच्चे के आने वाली ज़िंदगी को सुरक्षित कर दोगे। मैंने विनय से वादा तो कर लिया था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं सीमा को कहाँ रखूँ। सीमा के पीछे उसके ससुराल वाले हाथ धोकर पड़े थे। वह इसे जान से मार देना चाहते थे और इसके बच्चे को वह कभी स्वीकार ना करते। उन्होंने विनय के जीते जी तो सीमा को कभी स्वीकार नहीं किया। अब तो विनय भी इस दुनिया में नहीं था, तो सीमा और उसके बच्चे की जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया था। सीमा पहले से ही दिल की मरीज़ थी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मुझे इसी वजह से सीमा को इस घर में अपनी पत्नी बनाकर रखना पड़ा, ताकि उसके तरफ उठने वाली हर आँख उसे इज्जत की नज़र से देखे। अवनी तो विराज की बात सुनकर जैसे दीवानी सी हो गई थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। कभी कभी देखने वाली सच्चाई भी सच नहीं होती, उसके पीछे कितने राज दफन होते हैं। ये बात आज अवनी को बुरी तरह से हिला गया था। एक दिन पहले विराज के लिए न जाने क्या कुछ सोच बैठी थी और आज हकीकत खुलने पर उसे बुरी तरह से हिला गया था। सीमा ने बस मरते टाइम इतने शब्द कहे थे कि विराज मेरा पति नहीं है और ना ही इस बच्चे का बाप है। इतना कहने के बाद वह भगवान को प्यारी हो गई थी।
अवनी के मन को बिल्कुल शांत कर गई थी। उस वक्त अवनी तो कुछ न बोल पाई, लेकिन उसने डॉक्टर से बच्चे और अपने पति विराज की जांच करवा ली थी और ये साबित हो गया था ये बच्चा विराज का नहीं। लेकिन ये बात सिर्फ अवनी को पता थी। घर में किसी को भी इसके बारे में कानो कान खबर नहीं हुई थी और ये सारी सच्चाई वे विराज के मुंह से सुनना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।